नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जी हाँ, एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। लोकल लेवल पर इस प्रकार के कार्यक्रम कभी भी नहीं शुरू किए गए हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव है पोल स्टार टीवी और आकृति इंस्टीट्यूट हमीरपुर का। आज हम जिस टॉपिक पर विचार करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, वो है बेरोजगारी और बेरोजगारिता। आप सोचेंगे कि दोनों शब्द तो मिलते जुलते हैं और दोनों का अर्थ एक ही हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों शब्द अलग अर्थ रखते हैं। क्या अर्थ रखते हैं वो हम पूछेंगे रजनीश पुरी जी से। मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो तो हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की बात की है, स्किल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगभग उसी चीज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की अभी स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया है। स्टार्टअप जो भी कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी स्कीम शुरू की है। तो ये सारी चीजें जो है उसी चीज पे आके जुड़ती हैं, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट की इतनी आवश्यकता क्यों है हमारे देश में, ये भी इस चीज पे भी बात करेंगे। रजनीश पुरी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मुकेश। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी और बेरोजगारिता, ये बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों के बीच में? देखिए मुकेश, बेरोजगारी का अर्थ है कि हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, लोगों में स्किल्स हैं, उनमें एबिलिटीज हैं, लेकिन उन एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उन स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके पास रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो वो तो लोग बेरोजगार हो गए कि उनके पास स्किल्स हैं, एजुकेटेड माइंड्स हमारे पास हैं, लेकिन उन एजुकेटेड माइंड्स के लिए हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। लेकिन जब बेरोजगारिता की बात करते हैं तो बेरोजगारिता है कि हमारे पास जॉब्स तो हैं, हमारे पास बहुत सी ओपनिंग्स हैं, बहुत सी जॉब्स हैं, लेकिन उन जॉब्स के लिए जिन स्किल्स की आवश्यकता है, जिन एबिलिटीज की आवश्यकता है, वो एबिलिटीज और स्किल्स हमारे युवाओं में नहीं है। अगर हम बेरोजगारी और बेरोजगारिता की बात करें तो हमने ज्यादातर युवाओं से हम जब बात करते हैं वो कहते हैं कि सर आज हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं इस बात पे भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं अगर हम इससे सही तरीके से सोचें तो ये हमारे देश के लिए एक असेट है, लायबिलिटी नहीं है। अभी मैं कुछ इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तभी मेरे सामने कुछ ऐसे तथ्य आए, मैं हैरान रह गया। अगर हम देखें तो आज भारत सबसे युवा देश है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में आज भारत सबसे युवा देश है। आप देखेंगे अगर हम एवरेज एज, अगर हम जापान की देखें तो उनकी एवरेज एज इस समय 47 है। और ये पिछले दिनों एक बात भी आई थी कि जो चाइना है वो इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, और वो सोच रही है वहां की गवर्नमेंट की, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन, उन्होंने, मैं आपको बताऊं तो चाइना ने वन चाइल्ड जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, एक ही बच्चा होगा घर में, उसके चक्कर में अब क्या हुआ कि चाइना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो गई है, और वहां पे काम करने वाले जो युवा है उनकी संख्या अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 10 सालों में वहां बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा आबादी बुजुर्गों की वही होगी। बिल्कुल सही और इसलिए आपने इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है, एसेट है, आपने सही बोला। यही सबसे बड़ा पूरे दुनिया के लिए ऐसा महसूस हो रहा है, पूरी दुनिया को, कि आने वाले समय में बाय 2020 इंडिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड। क्योंकि पूरे विश्व में हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें युवाओं की जरूरत है जो ये काम करें। अब जैसे आपने चाइना की बात कही, तो अभी पता चला है कि 2020 तक चाइना के पास जो है ये सिर्फ 94 मिलियन लोग ऐसे रह जाएंगे जो इस कैटेगरी में होंगे, लेकिन इंडिया के पास इससे कहीं ज्यादा 126 मिलियन ऐसे लोग होंगे। जबकि अगर हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कम है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें, हम यंग यूएस को देखें, आप कहीं भी देखें तो ये सब लोग जो है, ये जो देश है, इनके जो एवरेज एज है वो सारी 40 को क्रॉस करने वाली है। और इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें इस समय एवरेज एज जो है वो 28 है, 28 वर्ष जो है हमारे देश की एवरेज एज है। और अगर हम देखें तो आने वाले 2020 तक ये सिर्फ 29 तक ही पहुंचेगी, 29 तक ही पहुंचेगी। तो इंडिया सबसे बड़ा युवा देश उभर कर सामने आ रहा है। इसी कारण अगर अब ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा असेट भी है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या भी है। समस्या इसलिए है कि ये जो युवा आगे आ रहे हैं, हमारे देश में इतने युवा आ रहे हैं आगे, क्या हमारे पास इनको स्किल करने की एबिलिटी है कि नहीं है? और यही कारण, यही दूरदर्शिता को लेते हुए आज हमारी सरकार भी इस काम को लेकर चिंतित है। वो तभी इस चीज के ऊपर काम कर रही है, स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। उनको मालूम है अगर वो इन युवाओं को स्किल्ड नहीं कर पाए, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो यही युवा जो है आगे चलकर देश के लिए एक
खतरा भी हो सकते हैं। यही कारण है जब युवाओं के पास स्किल नहीं होगी तो हो सकता है कि हमारे देश में जीविका उपार्जन के लिए लोग क्रिमिनल एटीट्यूड का हो जाए, वो क्राइम जो रेट है जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है, करप्शन बढ़ सकता है, बहुत सी चीजें बढ़ सकती हैं। और ये बात अभी, और इसका अब जो बेरोजगारी और बेरोजगारी तक की बात करते हैं, हमारा देश इन दोनों चीजों से जूझ रहा है। हमारा देश पूर्णतः दोनों चीज से जूझ रहा है। लेकिन अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा तेजी से बदल रही है, लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो उतनी तेजी से नहीं बदल रही। हो सकता है, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस देख रहा था तो मैंने देखकर हैरान रह गया कि आज ही यूनिवर्सिटीज में कुछ वो चीजें पढ़ाई जाती हैं कुछ यूनिवर्सिटी में जो बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गई हैं। तो हमारी शिक्षा पद्धति उस तरीके से नहीं बदल रही है। तो ये हमारे युवाओं के अपने कंधे के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बदलती हुई चीजों के साथ अपने आप को बदलें, समय के साथ बदलाव करें। और ऐसा नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कोई कमी है, कमी सिर्फ यही है कि समय के साथ वो नहीं बदल रही, चेंज नहीं हो रही है। और जब हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का पर्पज क्या है? एजुकेशन का पर्पज है, एजुकेशन पर्पज इज टू क्रिएट एन एम्प्टी माइंड इनटू एन ओपन वन। जब मैं एम्प्टी माइंड और ओपन माइंड की बात कर रहा हूं, इसमें क्या है, इसको मैं एक और चीज से रिलेट करना चाहूंगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एजुकेटेड बना रहा है। वी हैव वेल एजुकेटेड यूथ इन आवर कंट्री, बट वी डोंट हैव पीपल वेल फॉर्म्ड माइंड पीपल। वी हैव एजुकेटेड माइंड्स, वी डोंट हैव वेल फॉर्म्ड माइंड्स। देखिए, युवा कॉलेज जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ दशकों में अपना लिटरेसी रेट देखें तो बहुत ही ऊपर आ गया है। जब भारत आजाद हुआ तो सिर्फ 16% लिटरेसी रेट था। अगर आज आप ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो 74% है। ऐसा नहीं है, वी हैव वेल एजुकेटेड माइंड्स नाउ। प्रॉब्लम है वी डोंट हैव वेल फॉर्म्ड माइंड। और वेल एजुकेटेड और वेल फॉर्म्ड माइंड में ये अंतर है कि उनके पास ज्ञान तो है, पर वो उस ज्ञान को उसी सीमा तक सीमित रख रहे हैं। वेल फॉर्म्ड माइंड का ये है कि वो विषम परिस्थितियों में अपना उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। मतलब जितना उन्होंने पढ़ा है वो अगर उस सीमा में उनसे कुछ पूछा जाए तो वो उसका आंसर देने को तैयार है। लेकिन जब उस सीमा से बाहर थोड़ा सा भी उनसे कुछ पूछा जाता है तो आज के युवा थोड़ा बुखला जाते हैं। और ये हो गया वेल फॉर्म्ड माइंड। वेल फॉर्म्ड माइंड वो होता है जो माइंड क्रिएटिव हो, जो किसी भी समस्या से जूझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल तैयार हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड की बात, वही बात है कि क्योंकि हमारे देश में भी इस चीज की जरूरत है। अब बच्चों को भी हम लोग रट्टा मारना सिखाया जाता है कि भाई रट्टा मारो रट्टा मारो। मैंने भी कई बच्चों से बात की है तो जब अगर वो साइंस के स्टूडेंट्स और मैं अगर उनसे ग्रेविटी या मैं उनसे कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता हूँ साइंस के, या जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनसे मैं हिस्ट्री की पूछता हूँ कि भाई कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध क्या था, भाई जबकि इतनी बड़ी वो हिस्ट्री में आज की डेट में 21वीं सदी में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं दुनिया की जो उस वक्त जो परिस्थितियां बनी थी, कोल्ड वॉर की परिस्थितियां थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके पहले रूस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूएस में जो क्रांति आई थी, फिर आपका जितनी चीजें हैं, मतलब हिस्ट्री के ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें डीप में भी जाना नहीं पड़ेगा, पर वो चीज का भी अभाव है लोगों में। मतलब कि बच्चे सर ऐसा होता है कि 90% नंबर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब देखा जाए, जब ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो उनको कोई अंदाजा ही नहीं है कि देश क्यों ऐसा बन रहा है, क्यों अभी तक बेरोजगारी है, क्यों अभी तक अशिक्षा है, क्यों औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं आपकी बात तो सही है कि वेल फॉर्म्ड नहीं बन रहे हैं। मैं आपको इसका एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे एक मित्र हैं कोमल धीमान, वो भी कोमल धीमान जो यूके में है, तो पिछले 6-7 महीने पहले वो मेरे से यहाँ मिलने आए, हमीरपुर मिलने आए, तो हम एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो कोमल धीमान ने कहा कि जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से वैसे ही वाटर फिल्ट्रेशन के बारे में बात की। तो उन्होंने कहा उन्हें पता है वाटर फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो कोमल ने कहा मुझे ही पता है कि वाटर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस क्या है, पर उन्होंने कहा मुझे ये करना नहीं आता, मुझे प्रोसेस का पता है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये चीज पढ़ी है कि वाटर फिल्ट्रेशन कैसे होती है, लेकिन जो वहां की शिक्षा पद्धति है तो उन्होंने बताया उन्हें वहां पे वो वाटर फिल्ट्रेशन कराई गई थी, तो इस वजह से आज भी उन्हें याद है। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज में। देखिए, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके अपने ही फायदे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे बच्चा ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन रहा है, वो कंपटीशन लड़ने के लिए ज्यादा तैयार है, वो मानसिक तौर पर ज्यादा सशक्त हो रहा है कंपटीशन लड़ने के लिए। लेकिन वही है कि स्किल डेवलप नहीं हो पा रहे।
अच्छा सर, ये बताइए कि इन चीजों से उबरने के लिए हमारे देश को क्या, या जो युवा इस वक्त देख रहे हैं, उनको स्किलफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि वो स्किल इंडिया के एक होनहार नागरिक बने? देखिए, मैंने कहा वेल एजुकेटेड माइंड तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें जो इसके ऊपर अब एक कदम आगे जो काम करना है वो ये है लिटरेसी फॉर वर्क। लिटरेसी फॉर वर्क बहुत जरूरी है, और यही कारण है अगर आज आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे जहां से भी वो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से अपने कैंपस खोल के रखे। अभी 3 महीने पहले मेरी मैसूर में एक विजिट थी, तो मैंने देखा वहां पे मैसूर में इंफोसिस ने इतना बड़ा कैंपस बना के रखा है। तो मैंने पूछा कि ये क्या, इनका ये किस तरीके का कैंपस है, यहाँ पर क्या होता है? तो मुझे बताया कि ये कैंपस सिर्फ उन्होंने लोग, बच्चों को जो जिनको वो हायर करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स के लिए रखा है। मतलब हर इंडस्ट्री में लोग समझे, लोग वेल एजुकेटेड माइंड्स तो आ रहे हैं, लेकिन कंपनी के करीब वो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं है उस कैंपस में। उस कैंपस में क्या है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसी चीज को फिर से पॉलिश करना, मतलब एक वेल एजुकेटेड माइंड को वो वेल फॉर्म्ड माइंड में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया हुआ है। और सबसे जरूरी चीज है जो मैं बता रहा था आपको, लिटरेसी फॉर वर्क। हमने काम कैसे करना है वो भी अत्यधिक आवश्यक है। अभी मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप सबने मुंबई डब्बा वाला इसके बारे में तो सुना होगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो कैटरर हैं, खाना बनाकर लोगों को घर तक पहुंचाते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। डब्बा वाला का क्या काम है, वह आपके घर से टिफिन उठाएंगे और जिस भी जगह पे आप बोलेंगे वहां पे वह पहुंचाते हैं। इसका कारण क्या है कि मुंबई बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर आपने ऑफिस 9 बजे पहुंचना है तो लोगों को ऑफिस के लिए घर से 6 बजे ही निकलना पड़ता है। तो उस समय घर की गृहिणियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के आपको लंच बनाए। हो सकता है वो इतने दोपहर तक खराब भी हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि जो डब्बा वालाज हैं वो 9-10 बजे के आसपास आपके घर से टिफिन उठाएंगे और जो आपके ऑफिस तक छोड़ के आएंगे। टिफिन आपका है, डिब्बा आपका है, खाना आपका है। उनका काम सिर्फ उसको वहां पहुंचाना है। और आपको हैरानी होगी कि इस पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ जो ज्यादातर लोग हैं, जो एवरेज एजुकेशन है, सिर्फ 8 पढ़े लोग हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो इसमें ऐसे हैं जो अनपढ़ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि वो आपके घर से डिब्बा उठा के लेकर जाएंगे, ऑफिस छोड़ के आएंगे और ऑफिस से वापस वो डिब्बा लेकर आएंगे। उसमें क्या है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको डिब्बा उठाने की परेशानी भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप खाली हाथ लोकल ट्रेन में वहां चढ़ना इतना मुश्किल है, तो आप उसमें कैसे चढ़ेंगे। तो जब डिब्बा वालों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने ये काम शुरू किया था 1890 से, तब ये शुरू हुआ था 1 पर्सन एंड 1 कस्टमर। आज ये जो डब्बा वालाज हैं इनके टोटल 5000 एम्प्लॉयज हैं और आज ये पूरे मुंबई में 2 लाख लोगों को टिफिन देते हैं। अगर आप इनका एरर रेट देखें कि अगर गलत देखिए 2 लाख डिब्बों की डिलीवरी करना, मैं अभी वही पढ़ रहा था, तो इनका जो गलती का चांस है वो 1,60,00,000 डिब्बों में एक गलती के चांसेस है। और उन्हें 6 सिग्मा सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया है। और देखिए कोई टेक्नोलॉजी का साथ नहीं, ये कुछ नहीं करते। मैंने देखा है, मैंने भी कई इनके ऊपर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, देखी है मैंने, डॉक्यूमेंट्रीज भी। वो कुछ डिब्बे के ऊपर नंबर लिखते हैं और उन्हीं के समझ में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ नंबर्स का खेल है और डिब्बा जो है आपके घर से आपके ऑफिस तक बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाता है। और मेरे ख्याल से ब्रिटेन की जो प्रिंस चार्ल्स की कौन आए थे, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ की थी जब वो भारत आए थे। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए लिटरेसी फॉर वर्क का मेरा एक और मतलब है कहने का, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बकायदा आप उस काम को पूरी जील और पूरे सही तरीके से करें तो आपको इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं आपको, आप जब प्रिंस चार्ल्स की बात की तो मुझे भी याद आया, जब प्रिंस चार्ल्स इंडिया आया तो उन्होंने कहा कि मैं डब्बा वालों से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने डब्बा वालों के वहां फोन किया कि प्रिंस चार्ल्स आए हैं, लंदन के किंग हैं, राजा हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो वो देखिए वो लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा प्रिंस चार्ल्स है कौन हमें नहीं पता। बोले पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, मिलना चाहते हैं तो वो 2 शर्तों पे वो हमारे से मिल सकते हैं। देखिए जहां हिंदुस्तान की पूरी मिनिस्ट्री उनकी आप भगत में लगी थी कि प्रिंस चार्ल्स आए हुए हैं, वहां उन लोगों का क्या आंसर था, बोला वो सिर्फ 2 शर्त पे हमारे से मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इतने बड़े राजा हैं, आप उनके आगे शर्त रख रहे हैं। बोला शर्त, पहले आप हमारी शर्तें तो सुनिए। उन्होंने कहा
पहली शर्त है कि वो सिर्फ हमारे से 11:20 और 11:40 के समय ही मिल सकते हैं। हम सिर्फ उन्हें 20 मिनट का समय ही मिलने के लिए दे सकते हैं और उन्हें मिलने के लिए हमारी बताई हुई जगह आना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मुंबई का कोई चर्च गेट है कि उन्हें मिलने वहां चर्च गेट के फुटपाथ पर आना पड़ेगा। और सब लोग हैरान रह गए थे। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा किस लिए बोल रहे हैं? वो कहते हैं मे भी प्रिंस चार्ल्स जो होंगे बहुत बड़े राजा होंगे, लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे लिए उनसे भी बड़े राजा हैं। हम नहीं चाहते कि एक दिन उनकी विजिट की वजह से जो हमारे कस्टमर हैं वो भूखे रह जाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप अपने काम को पूरे दिल से करेंगे तो आपको अपने काम में इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। और एक और बात, जब ब्रिटेनिया एयरलाइंस के जो चेयरमैन थे, मालिक थे, जब वो इंडिया आए तो वो स्पेशली उनसे मिलने गए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब महाराष्ट्र के सीएम देशमुख जी एक बार उनसे मिलने का उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी मिलना चाहता हूं, उनके ऊपर एक किताब लिखेगी, उस किताब का विमोचन था। तब जब जिस दिन किताब का विमोचन था तो देशमुख जी ने कहा कि ये पहली बार हुआ कि मैं किसी फंक्शन में 5 मिनट पहले पहुंच गया हूं। अदरवाइज हमेशा हम आधा 1 घंटा किसी भी फंक्शन में पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं। आज मैं 5 मिनट पहले इसलिए आ गया, मुझे लगा कि अगर मैं 5 मिनट लेट हो गया तो कहीं ऐसा ना हो सारे डिब्बे वाला अपनी डिलीवरी पे निकल जाए और मेरी इंसल्ट हो जाए। तो देखिए, आप अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम को इज्जत देते हैं, तो आपको हर व्यक्ति इज्जत देगा ही देगा। वो आपके काम को डिस्टर्ब करने की कभी नहीं सोचेगा। और ये स्किलफुल इंडिया, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है ये, कि मतलब जो लोग पढ़े लिखे, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस तरीके की सर्विस दे रहे हैं जिसमें एरर रेट जो आपने बताया, करोड़ों में एक डिब्बा हो सकता है हेर फेर हो जाए, वो भी हो सकता है बिल्कुल। उसको एक कोई मैगजीन है यूएस की, उसने भी इनको जो रेटिंग है वो एरर जो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, वो भी 0.00 कुछ %। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, तो ये है एक, मैंने आपको बताया लिटरेसी फॉर वर्क। पहले क्या था, लिटरेसी ऑफ वर्क हमें क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती थी। जैसे कोई कारपेंटर है, पेंटर है, कॉबलर है, कुछ भी है, तो लोग अपने माता पिता से वो चीज सीखते थे और वो उसी चीज को आगे लेकर बढ़ते थे। लेकिन अब लोग थोड़ा इन कामों से पीछे हट रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी इन कामों में पहले से कई गुना अधिक पोटेंशियल है। और इसके लिए तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग हो, और सरकार इस चीज के बारे में बहुत प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा 11th 12th में कुछ स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग रखी गई है। वो इसीलिए कि अगर हमने इस जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हमने इसको सही दिशा में नहीं मोड़ा तो हो सकता है कल को हमारे देश के लिए, हमारे अपने ही लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। अगर हमने सही दिशा दे दी, सही स्किल्ड कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा असेट होंगे और भारत को फिर विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आज हमारे युवाओं के हाथ में ही है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे देश में 200 समथिंग मिलियन जो लोग हैं वो 12 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के हैं। इसका मतलब यह है, ये लोग जो हैं ये आगे हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए तैयार हैं और इनके लिए सही स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर इनके लिए, और इसमें माता पिता का भी बहुत योगदान रहता है। माता पिता को भी उनके इंटरेस्ट देके उनको उसी तरह मोड़ना चाहिए। अगर आपका बच्चा पेंटर ही बनना चाहता है, कारपेंटर ही बनना चाहता है, उसे वही बनने दीजिए, क्योंकि आज हर चीज जो है टेक्नोलॉजी से बिल्कुल रिफाइंड हो गई है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में सब लोग पढ़े हैं कि भैया बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटा डॉक्टर बन जाए, या फिर यही एक दो, और आजकल एमबीए का ट्रेंड बहुत हो गया है। अब एमबीए का ट्रेंड भी खैर पीछे छूटता जा रहा है। तो ये गिने चुने जॉब्स हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं हम लोग। ये नहीं सोचते कि ये जो प्लम्बर की जॉब हो गई या इलेक्ट्रिशियन की जॉब होगी। मैं आपको बताऊं, आईआईटी मंडी है सर, वहां से इतनी ज्यादा प्लेसमेंट होती है हर साल, मतलब भारी संख्या में कंपनीज आती हैं और आईटीआई मंडी की, क्योंकि वहां पर यही सब चीजें बच्चों को ऐसे ऐसे स्किल सिखाए जाते हैं। जितने आप आईटीआई ले लीजिए, वहां अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं, जो इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, उनकी हालत ठीक नहीं है, वहां बच्चों की प्लेसमेंट भी नहीं होती, नहीं, क्योंकि वही कारण है कि इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है उतनी, पहली बात। देखिए मैं थोड़ा इसमें आपको काटना, जरूरत तो है, लेकिन मैंने कहा उनमें वो गैप आ जा रहा है, वो लिटरेसी फॉर वर्क वाला गैप आ जा रहा है। ऐसा नहीं है
कि थोड़ा सा लिटरेसी फॉर वर्क वाला, वो थोड़ा सा, अगर देखिए इसमें बच्चों की भी कोई गलती है, बच्चे गांवों से निकल कर आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन हमें यह है कि हमें उनको थोड़ा सा अवेयर करने की आवश्यकता है कि ठीक है जो आपने पढ़ाई की वो तो बेसिक से, वो तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ थोड़ा लिटरेसी फॉर वर्क को भी डेवलप किया जाए। जारी रखेंगे इस चर्चा को, कहीं मत जाइएगा। एक वक्त हुआ है अभी बहुत छोटे से ब्रेक का, और स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारिता और बेरोजगारी, इसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे रजनीश पुरी जी के साथ।